हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन का मतलब होता है इस संसार में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में उनके मास के कारण से जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two bodies of the universe due to their mass। देखो अट्रैक्टिव फोर्स, इफ वी हैव टू चार्ज बॉडीज तब भी अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, लेकिन उस फोर्स का नाम क्या होता है? कूलम्ब फोर्स। यदि हमारे पास में दो बॉडीज के बीच में केवल उनके मास के कारण से अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास। Now this was given by the great scientist Newton. So force of gravitation is also called Newton's law of gravitation. Now न्यूटन ने इस फोर्स की डिस्कवरी देखो बड़े एक इंटरेस्टिंग घटना के साथ में की थी। जब न्यूटन ने किसी पेड़ से फ्रूट्स को गिरते हुए देखा, या यूँ कहते हैं कि जो व्हेन न्यूटन सा एप्पल्स फॉलिंग डाउन ए ट्री, तब उसके दिमाग में ये जो फोर्स है ये आया। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में ये फोर्स कितना होगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स? इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने जो हमें फार्मूला बताया उसको हम डिस्कस करते हैं, और इसी फोर्स का नाम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? Suppose we have two bodies of mass m1 and mass m2, और ये मान लेते हैं कि इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या मान लिया हमने? r मान लिया। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन देयर मासेज। और किस प्रकार से डिपेंड करता है मास पे? कि वी कैन से दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। Force of gravitation between any two bodies is directly proportional to product of their masses। and न्यूटन ने ये कहा कि इन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है, यदि हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे फोर्स उतना ही कम होगा, डिस्टेंस को कम करेंगे ये फोर्स ज़्यादा होगा। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। ये आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज। सो यदि हम इनको कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास में आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस, राइट। अब इनको इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस कांस्टेंट इज g। सो हमारे पास में रिलेशन आया F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, वेयर g इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो यहाँ पर हमने g यूज किया है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। So mathematical form of Newton's law of gravitation is F is equal to g m1 m2 upon r square। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट। एंड मैथमेटिकल फॉर्म ये आ जाएगी इसकी। यहाँ पर हमने क्या कहा? जी क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस g को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यदि इस g को हम डिफाइन करें तो g को हम देखो यहाँ से डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इस r स्क्वेयर को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, m1 m2 को उसके बटे में ले आएंगे, तो हमारे पास में g की वैल्यू क्या आएगी? g इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वेयर अपॉन m1 m2। नाउ सपोज वी हैव टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास। ये हमारे पास में दोनों जो बॉडीज हैं दोनों का मास क्या मान लेते हैं? यूनिट मास। सपोज वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम, और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं?
1 मीटर। सो इस रिलेशन में यदि हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, m1 m2 को यूनिट पुट कर देते हैं, r को भी यूनिट पुट कर देते हैं, तो फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी कैन से दैट, यहाँ पुट करें r को 1 पुट कर देते हैं, m1 m2 को 1 पुट किया, g क्या आएगा हमारे पास में, g इज इक्वल टू f। सो यहाँ से यदि हम इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, देन वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। कोई भी दो बॉडी जिनका यूनिट मास हो और उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो, यूनिटी हो, तब उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ही क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट किस लिए कहते हैं, जी इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी कांस्टेंट जिसको हम किसी भी कंडीशन में अप्लाई करें, किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में अप्लाई करें। सपोज यहाँ हम बात करते हैं, ये हमारे पास में एक बॉडी मान लेते हैं अर्थ है, सेकंड बॉडी इज सन। अब यदि इन दोनों बॉडीज को हम चेंज कर दें, सपोज वी हैव टू डिफरेंट प्लेनेट, ये हमारे पास में दो अलग अलग प्लेनेट है, या और कोई एक प्लेनेट है या कोई स्टार है, मतलब कोई भी दो मीडियम, कोई भी दो डिफरेंट बॉडीज ले लें, इनके बीच में मीडियम कोई भी चेंज कर दें, राइट, डिस्टेंस को कितना भी इंक्रीज कर दें, कितना भी डिक्रीज कर दें, यदि जी की वैल्यू कांस्टेंट रहे, तब इस प्रकार के कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो इस फार्मूले में जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या आई थी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, जहाँ पर g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको हमने क्या कह दिया, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द change in medium, change of bodies, change of distance, so it is called universal constant. Now यदि g की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, then value of g is found to be, SI सिस्टम के अंदर यदि g की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, then value of g is 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। यदि CGS सिस्टम के अंदर g की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देन इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 raised to power minus 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स स्क्वायर। यदि आपको g की यूनिट्स को याद रखना है, तो g का फार्मूला यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, g इज इक्वल टू इसके बराबर है एफ आर स्क्वायर, देखो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या है, m1 m2। सो यूनिट क्या बनेगी फोर्स के लिए, न्यूटन, और डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन में मास इंटू मास दैट इज किलोग्राम स्क्वायर। सो यूनिट क्या बन जाएंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। इसी प्रकार से CGS के अंदर 6.67 इंटू 10 raised to power minus 8 न्यूटन की जगह क्या आ गया, डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोग्राम की जगह ग्राम, राइट। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन SI एंड CGS सिस्टम। इसी तरीके से यदि हम g के लिए डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूले के लिए भी हम पहले g का सेम फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं कि g इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वेयर अपॉन में m1 m2, और सभी का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दो। यहाँ पर फोर्स के लिए क्या आता है, mL/t-2, आर स्क्वेयर का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस का स्क्वेयर, L2 अपॉन में m1 m2 दैट इज ये हो जाएगा m स्क्वेयर। अब m अपॉन m स्क्वेयर, फाइनली हमारे पास में क्या आएगा, m-1 L इंटू एल स्क्वेयर दैट इज L3 और इंटू, और यहाँ से क्या रह गया, t-2। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स की यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, देन व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स
इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, या हम जो 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं उनमें सबसे वीक फोर्स है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स। बट इसकी जो रेंज है इट इज ऑफ द मोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स, बट इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक होती है, अप टू इंफिनिटी। दिस इज लॉन्ग रेंज फोर्स, राइट, वीकेस्ट फोर्स बट लॉन्ग रेंज फोर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं, देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन टू मासेस। जो भी हम 2 मास कंसिडर करते हैं, सपोज वी हैव 2 मासेस m1 एंड दिस इज मास m2, इनके बीच में कोई भी मीडियम हो, उस मीडियम पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता। जैसा हमने कूलॉम फोर्स में या मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, वहाँ पर जैसे ही मीडियम को चेंज करते हैं फोर्स चेंज हो जाता है, लेकिन इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द मीडियम। इनके बीच में मीडियम कोई भी पुट कर दो, इन दोनों के बीच में, राइट, तो उस फोर्स से उस मीडियम से इनके बीच में जो फोर्स होगा उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि इन दोनों के बीच में यदि हम और कोई बॉडीज पुट कर देते हैं, सपोज दीज आर एनी अदर बॉडीज बिटवीन दीज 2 बॉडीज, देन दिस फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडीज बिटवीन दीज 2 बॉडीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द 2 बॉडीज टिल देयर मास रिमेन्स कांस्टेंट। यदि हम 2 चीज़ें कांस्टेंट कर देते हैं, बॉडीज़ का मास और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको फिक्स कर दें, तो इन बॉडीज़ की साइज को, शेप को हम कुछ भी बढ़ा दें, जब तक इनका मास और ये डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, राइट, एंड यदि डिस्टेंस को फिक्स रख देते हैं तब इसके साइज और नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसी प्रकार से यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स? इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस लाइन के अलोंग एक्ट करता है जो 2 बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the center of 2 bodies. Suppose these are center of these 2 bodies, then this force acts along this line, so it is called central force. इसी प्रकार से हमने देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या निकाली थी कि F is inversely proportional to square of distance, so it is also so it follows, we can say that Newton's law of gravitation follows inverse square law. Newton's law of gravitation follows inverse square law because it is inversely proportional to square of distance, so it follows inverse square law. And next property is gravitational force is conservative force, जो हम हमारी पिछली यूनिट वर्क, एनर्जी एंड पावर में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसको हम प्रूव कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। सो ये थी इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट आल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ जहाँ हम क्या कहते हैं, फोर्सेज आर इक्विवेलेंट अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी हैव 2 बॉडीज तो इनके बीच में जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी। सो वी कैन से दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो ये था हमारे पास में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।